Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is game theories and communication theories. ठीक है, एज यू नो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, सिद्धांत। उसमें आज का हमारा टॉपिक है खेल सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। प्रीवियस क्लास में हमने सिस्टम सिद्धांत पढ़ा था, है ना, सिस्टम थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत। इस क्लास में हम गेम थ्योरी एंड कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, गेम थ्योरी क्या है? तो जैसे कि आपको पता है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो क्या है, उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। सब कुछ क्या है, अनिश्चयपूर्ण है, सब कुछ अनफिक्स है। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ कल्पनाओं पर ही इसका अध्ययन कर सकते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी हम इसकी किस पर कर सकते हैं, संभावनाओं पर ही, कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इसी के लिए कुछ थिंकर्स ने खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी का प्रतिपादन किया है। ठीक है, ये सिद्धांत थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक पुस्तक के प्रकाशन के साथ हुआ था। मतलब ये बुक थी, इसी के साथ इसका प्रतिपादन हुआ था। और इसके लेखक थे जॉन वॉन न्यूमैन, जो कि एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, और ऑस्कर मॉर्गेस्टन, और एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री। ठीक है, अब अगर हम इजी वर्ड्स में कहें तो जो गेम थ्योरी है वो शून्य प्राप्तांक खेल, जीरो सम गेम का एक प्रतिमान है। इसको जीरो सम गेम मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है जीरो सम का, कि जो हारेगा और जो जीतेगा उसका रिजल्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, मीन्स ना हारने वाले को ही कोई प्रॉफिट होगा और ना ही जीतने वाले को ही कोई प्रॉफिट होगा। इट मीन्स लाभ व हानि, जो प्रॉफिट और लॉस है उसका सम शून्य होगा, जीरो होगा। इसे ही शून्य प्राप्तांक खेल कहते हैं। ठीक है, जीरो सम गेम। J.K. जवेदनी एक राइटर हैं, उन्होंने हमें बताया हमें याद रखना होगा कि आज कुछ संघर्ष ऐसे भी हैं जिन्हें इस तरह सुलझाया जा सकता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी ना हारे या कोई भी ना जीते। मतलब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, जैसे दो पक्ष हैं, टू पार्टीज़ हैं, तो उसमें से कोई भी ना जीते और ना ही कोई हारे। ठीक है, उसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, जीरो सम गेम, शून्य प्राप्तांक खेल। ओके, ये पारस्परिक निर्भरता मीन्स अब जो हमारी एटमॉस्फेयर है इंटरनेशनल लेवल पर, वो क्या है, सब कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, है ना। तो जो पारस्परिक निर्भरता है उसमें क्या हो गया है, वैसी सिचुएशन आ चुकी है कि इस तरह के खेल खेले जाते हैं कि जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, अधिकतम लाभ मिल सके। अब इसमें मेनली दो महत्वपूर्ण खेल हैं, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज चिकन गेम, मुर्गा खेल, एंड सेकेंड वन इज प्राइजनर्स गेम, बंदियों की दुविधा खेल। ठीक है, अब चिकन गेम क्या है, मुर्गा खेल, इसमें क्या होता है कि दो कार ड्राइवर होते हैं, वो सड़क के बीच में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है, उनमें से अगर एक दूसरे को साइड दे दे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। लेकिन क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे अपनी ईगो में रहते हैं कि हमारी जो शान है वो कम ना हो जाए, तो इसलिए कोई भी किसी को रास्ता नहीं देना चाहता है ना, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को ये नहीं पता होता कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तो दोनों एक दूसरे के रास्ते में ही आते हैं, और जब दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो क्या होगा, एक सीरियस इंजरी हो सकती है ना। तो इसमें ये समझाया गया है आपको मुर्गा खेल में कि दोनों जो कार ड्राइवर हैं, अगर वो सिचुएशंस को रोकना चाहते हैं, इजी बनाना चाहते हैं, तो उन्हें एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। एक साइड में रुक जाए तो दूसरा इजीली निकल जाएगा, और जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आएगी वो होने से रुक जाएगी, है ना। लेकिन कोई भी राष्ट्र ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होता, और फिर क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है ना। और सेकेंड है आपका प्राइजनर्स गेम, बंदियों की दुविधा खेल। इसमें क्या होता है, जो प्राइजनर होते हैं, कैदी होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक दूसरे के दुश्मन की मंशा नहीं जानता है कि जो अपोजिशन है उसके मन में क्या चल रहा है ना। इस मॉडल में जो हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो बंदियों को अलग अलग कमरों में रखा जाता है।
2 प्राइजनर हैं, 2 कैदी हैं, उन्हें अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और जो उनका निरीक्षक होगा, अधीक्षक होगा, वो उनसे अलग अलग पूछेगा कि अगर तुम में से कोई भी मर्डर का चार्ज अपने ऊपर ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने मर्डर करा है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, है ना। और जो स्वीकार नहीं करेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, है ना। और फिर दोनों में से अगर कोई भी स्वीकार नहीं करता है तो फिर दोनों को छोड़ दिया जाता है और कोई इनाम नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को यही नहीं पता कि दूसरा इंसान चाहता क्या है ना। और सब अपने प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है, और जिससे वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच के एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं, ठीक है। यही क्या है, खेल सिद्धांत है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मुर्गा खेल में कार ड्राइवर से समझाया गया है कि कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, दोनों अपने अपने रास्ते बनाने में लगे हुए हैं, तो मुसीबत में फंस रहे हैं। और दूसरा बंदियों के दुविधा खेल में क्या हो रहा है कि दोनों पे मर्डर का चार्ज लगाया गया है और कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है ना। और क्योंकि किसी को यही नहीं पता कि रिजल्ट क्या होने वाला है ना। तो ये दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, खेल सिद्धांत पर, गेम थ्योरी पर। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन थ्योरी, संप्रेषण सिद्धांत। अब जब अगर हम आज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, ठीक है। इस पे मेनली कम्युनिकेशन होती है। इस सिद्धांत को ही कम्युनिकेशन भी थ्योरी कहते हैं और संप्रेषण सिद्धांत भी कहते हैं। आज के लिए राजनीति के कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संचालन और समायोजन की प्रक्रियाओं की उपयोगिताओं को उस अर्थ में देखता है जिसमें कम्युनिकेशन जो किसी व्हीकल के स्टीयरिंग की द्वारा किसी टारगेट तक पहुंचने के लिए तेज़ी से दौड़ाया जाता है। मीन्स ये उसकी तरह है जैसे कोई व्हीकल चला रहा है, कोई इंसान ड्राइविंग कर रहा है तो वो व्हीकल के स्टीयरिंग को अपने एम तक पहुंचने के लिए बहुत तेज़ गति से जाता है, ठीक है। एक फेमस अमेरिकी मैथमेटिशियन है नॉर्बर्ट वीनर, उन्हें संप्रेषण सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। इन्होंने संदेश सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मैसेज, साइबरनेटिक्स और फीडबैक सिस्टम के आधार पर इस सिद्धांत का विकास किया था। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इस सिद्धांत को अप्लाई करने का श्रेय हार्वर्ड प्रोफेसर कार्ल डायच को था, ठीक है। अब इसमें जो कार्ल डायच हैं उन्होंने संप्रेषण सिद्धांत की व्याख्या 2 संप्रेषण अभियांत्रिकी और शक्ति अभियांत्रिकी में अंतर बताने से की है। मीन्स जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और जो पावर इंजीनियरिंग है इनमें डिफरेंस बताकर संप्रेषण सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, जो पावर इंजीनियरिंग में डिफरेंस उसी अनुपात में होता है जिसमें जो शक्ति का उपयोग होता है, ठीक है। जिसमें शक्ति होगी, जो शक्ति का सबसे ज़्यादा उपयोग करेगा वही पावर इंजीनियरिंग के रेशियो में होगा, ठीक है। अब नकारात्मक प्रतिसंवरण नेगेटिव फीडबैक को डायच के संचार सिद्धांत की आत्मा माना गया है। मतलब जो नेगेटिव फीडबैक है, जो फॉल्स रिजल्ट मिलता है हमें, वो क्या है, संचार सिद्धांत की आत्मा है। इसका अर्थ होता है उन एक्टिविटीज़ से है जिनके माध्यम से जो डिसीजंस हैं और जो काम हो रहा है उनके जो रिजल्ट होंगे सूचना व्यवस्था में इस ढंग से प्रवेश करेंगे कि वह व्यवस्था को अप्रयासी ऐसी दिशा में मोड़ दें जिससे जो लक्ष्य हैं वो जल्दी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। एक अच्छी व्यवस्था की पहचान यही है कि वह सूचना को अविकृत रूप में और ठीक समय पर प्राप्त कर सके और उसके आधार पर अपनी स्थिति और व्यवहार में समय रहते चेंजेस भी कर लें, ठीक है। मतलब एक जो गुड सिस्टम की बात करें हम तो वो क्या होता है कि हमें ठीक टाइम पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। और अगर प्रैक्टिकल में देखें तो हम अपने जो हमारी स्ट्रेटजीज़ है उसमें टाइम टू टाइम चेंज कर सकें, ठीक है। अब डाइच ने संचार सिद्धांत कम्युनिकेशन थ्योरी के एनालिसिस में 4 तत्व जोड़कर अपने संकलात्मक ढांचे को और अधिक क्लियर किया है। मतलब इन्होंने 4 फैक्टर बताए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। वो कौन कौन से हैं, भार, लोड, है ना, पश्चता, लैग, अभिलाप, गेन और अग्रता, लीड, ठीक है। तो ये 4 तत्व हैं, लोड, लैग, गेन एंड लैड। अब इसमें जो भार है, लोड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें परिवर्तन की उस व्यापकता और गति से है जो एक ऐसी अवस्था
और उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है जो अपने लक्ष्य की स्थिति में ला सकते हैं, ठीक है, मतलब टारगेट को पाना चाहते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा भार कहलाता है, उसके लिए हम जितना प्रेशर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वे में देखें, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें जो संप्रेषण सिद्धांत है, कम्युनिकेशन थ्योरी है, वो किस पर फोकस करती है, वो चेंजेस पे फोकस करती है, कि मतलब बदलाव होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, क्रांति से होगा, रिवॉल्यूशन से, कि जिस तरह से हम चेंजेस कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है अगर चेंजेस नहीं होंगे, कोई जो सिस्टम है वो काफ़ी पुराना हो गया और कंटिन्यूस हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो वो हमारे लिए हार्मफुल साबित होगा, है ना, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। टाइम टू टाइम चेंज का होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए जो संप्रेषण सिद्धांत है वो किस पर जोर देता है, वो चेंज पर जोर देता है, कि चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो जो एनालिसिस की ये मेथड है, इसमें मूल इकाई सूचना का प्रवाह है, मीन्स इंफॉर्मेशन फ्लो। इसमें जो हम मेन फोकस किया जाता है वो किस पर किया जा रहा है, जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उनका फ्लो होना चाहिए, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उसी के मीन्स से जो संचालन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है कि काम किस तरीके से होगा, उसको गति दे सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। जिन राष्ट्रों के पास सूचना संग्रह का पर्याप्त जाल बिछा हुआ है वे दूरदर्शितापूर्ण विदेश नीति का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जिन ऐसे राष्ट्र जिनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, उन्हें हर फील्ड में इन्फॉर्मेशन है कि कोई राष्ट्र किस तरह से अपनी ग्रोथ कर रहा है, या फिर वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या तरीके अपना रहा है ना। अगर किसी राष्ट्र के पास ये सब इन्फॉर्मेशन है तो वो अपनी दूरदर्शिता का यूज़ कर सकता है, मतलब फ्यूचर देख सकता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है और हम अपने लिए क्या सही डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये कम्युनिकेशन थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और जो गेम थ्योरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहीं पर ये आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।